हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। तो इंग्लिश ग्रामर की जो हमारी वीडियोस चल रही थी उसमें हमारा नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसका नेम है टेंस, यानी उसे हिंदी में कहते हैं काल। आप सभी के ग्रामर के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम इस चैप्टर को बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। बिल्कुल जो बच्चे ट्रांसलेशन में जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज्यादा उन्हें समझ में नहीं आता कि ये कौन सा टेंस है, हमें इसे कैसे बनाना चाहिए, उन बच्चों के लिए ये वीडियोस बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे कि आपको हर एक छोटी से छोटी चीज बताई जाएगी ताकि आपका जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और टेंसेस, आज आपको टेंसेस बहुत ही अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो आज की वीडियोस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरा पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि भाई टेंसेस में क्या क्या होता है। देखिए, हमारे जो टेंस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसे हम कहते हैं भूतकाल। और तीसरा हमारा आता है फ्यूचर टेंस, जिसे हम कहते हैं भविष्य काल। तो तीन तरह के टेंसेस हमें पढ़ने हैं अपने इस चैप्टर में। अब हर एक टेंसेस के चार चार काइंड होते हैं, वो क्या क्या पढ़ने हैं। इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट टेंस होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो प्रेजेंट के भी ये चारों टाइप होते हैं, पास्ट के भी ये चारों टाइप होते हैं और फ्यूचर के भी ये चारों टाइप होते हैं। मींस टोटल हमें कितने टेंस पढ़ने हैं, 12 टेंस पढ़ने हैं टोटल अगर हम बोले तो 12 टेंस को हम 12 ही वीडियोस में करेंगे। हर एक वीडियो में मैं आपको एक टेंस पढ़ाऊंगी, लेकिन वो ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप इस वीडियो में आप टेंसेस में मास्टर बन जाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको पसंद जरूर आए मेरी वीडियो तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करें, सभी बच्चों के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि इस टेंस की पहचान क्या होती है। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई टेंस की पहचान क्या है। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आता है। तो आपको ये वाली बात याद रखनी है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं उन वाक्यों के लास्ट में जो वाक्य खत्म होता है वहां पर आपको ता है, ती है या फिर ते है ये शब्द मिलेंगे। जैसे खेलता है तो खेलता है में ये ता है आ रहा है, इसी तरीके से खेलती है ती है आ गया, खेलते हैं ते है आ गया। तो जिन वाक्यों के लास्ट में तीनों आपको मिलेंगे वो समझ लेना कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर हम बात करें कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब इस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से हम इस टेंस को बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट यानी आपका जो कर्ता होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब मैंने आपको वर्ब का चैप्टर पढ़ा दिया है। मीन्स जो एक्शन वर्ड है, जैसे खेलता है तो खेलता है की इंग्लिश क्या होगी, प्ले होगी। तो सब्जेक्ट के बाद आप क्या यूज करोगे, वर्ब का यूज करोगे। अब वर्ब में आपको एस या ईएस का यूज करना है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पे ही। वो कंडीशन अभी मैं बताऊंगी, पहले स्ट्रक्चर से देख लीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद बाकी आपके सेंटेंस में कुछ अदर वर्ड्स हैं तो वो आ जाएंगे। इस तरीके से आपको इसका स्ट्रक्चर करना है। अब ये एस और ईएस का रोल क्या है, तो देखिए अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर यानी कैसा सब्जेक्ट है आपका, एक वचन, अगर आपका एक वचन सब्जेक्ट है तो आपको मेन वर्ब में एस या ईएस का यूज क्या है, करना है। लेकिन अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है यानी आपका सब्जेक्ट कैसा है, बहुवचन है, तो आपको सिर्फ मेन वर्ब यूज करनी है, एस और ईएस का यूज नहीं करना है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से रूल ध्यान में रखना है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो ही आप एस या ईएस का यूज करोगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप एस या ईएस का यूज नहीं करोगे। सिंपल आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। कैसी फॉर्म, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अभी जरा कुछ सेंटेंस में दे रही हूं, उन सेंटेंस को बनाइए, ट्रांसलेट कीजिए तो आपको इजी और लगेगा बिल्कुल। जैसे सीता खाना खाती है, तो सेंटेंस के लास्ट में देखिए दिख गया ती है आ रहा है।
इट का मतलब कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसकी अंग्रेजी बनाते हैं इस स्ट्रक्चर के अनुसार। सबसे पहले क्या रखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? सीता है, तो सबसे पहले सीता की इंग्लिश बनेगी, सीता को तो सीता ही कहेंगे। उसके बाद आनी है मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पर क्या है? खाती है, तो सीता खाना खाती, खाती है, खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। अब सीता हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? एस लगाना पड़ेगा। तो हम क्या लगाएंगे? सीता ईट्स फूड। खाने को क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। तो इंग्लिश बन गई। बहुत इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही आप यहाँ पे वर्ब में एस का यूज करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस बना के देखिए आप खुद से। तुम एक पत्र लिखते हो, तो यहाँ पर भी हमारे पास ते हो लास्ट में आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब तुम सब्जेक्ट है, तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। उसके बाद हमें मेन वर्ब, मेन वर्ब हमारे पास यहाँ पर क्या है? लिखना, लिखने की इंग्लिश होती है राइट। अब यहाँ पर एस या लगना है या फिर ईएस लगना है या नहीं लगाना, ये कैसे पता चलेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये तुम सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल है, तो हम यहाँ पे ई एस और एस का यूज नहीं करोगे बिल्कुल भी। यू राइट। उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट में क्या दे रखा है? एक पत्र, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? अ लेटर। तो इंग्लिश क्या बन गई? यू राइट अ लेटर। तो देखना इस तरीके से आपका बहुत इजी हो जाएगा ट्रांसलेट करना। सिर्फ आप उस टेंस का स्ट्रक्चर ध्यान रखें कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे है। अब ये तो बात हुई सिंपल सेंटेंस की। अगर नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो क्या करना है, तो वो भी देख लेते हैं। तो देखिए अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए भी मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, उस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए। क्या है वो स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट, उसके बाद डज या डू। तो अब ये डज या डू नॉट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है? डज और डू नॉट हमें कब यूज करना होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना है डज, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना है डू। ये दो आप अगर ध्यान रखोगे कि अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो डज का यूज करना, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू का यूज करना। एंड उसके बाद क्या लगा देना है? बस नॉट लगा देना है, आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब यहाँ पर बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें मेन वर्ब में एस और ईएस का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में कोई एस या एस नहीं लगेगा, चाहे सिंगुलर आपका सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल आपका सब्जेक्ट हो। जैसे ये सेंटेंस है, इसको बना के देखते हैं। हम किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी हो जाएगी। अब वी कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, ओके। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगा लेना है? डू नॉट लगा लेना है, तो वी डू नॉट। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ने को हम क्या कहेंगे? रीड कहेंगे। और ऑब्जेक्ट क्या है? किताबें, उसके बाद किताबें की इंग्लिश आ जाएगी बुक्स। तो सेंटेंस देखिए कितनी आसानी से बन गया, वी डू नॉट रीड बुक्स। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है? नेहा बाजार नहीं जाती है, तो नेहा लिखेंगे। अब नेहा कैसे है? नेहा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, सिर्फ एक की बात हो रही है, तो नेहा क्या लेगी अपने साथ? डज नॉट लेगी क्योंकि सिंगुलर है। उसके बाद जाती है यानी गो, और कहाँ जाती है? बाजार, तो नेहा डज नॉट गो टू मार्केट। तो देखिए सेंटेंस कितना इजी से कन्वर्ट हो गया। सिर्फ एक क्या चीज याद रखनी है? स्ट्रक्चर याद रखना है। एक और देख लेते हैं, राम और श्याम बाहर नहीं खेलते हैं, तो राम और श्याम यानी राम एंड, और के लिए क्या यूज करेंगे? एंड यूज करेंगे, तो राम एंड श्याम। अब ये दो लोग हो गए, तो सब्जेक्ट कैसा हो गया? प्लूरल हो गया, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? डू नॉट। उसके बाद खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले, और बाहर नहीं खेलते हैं तो हम क्या लगाएंगे? राहुल आउट टू प्ले भी लगा सकते हो और आउटसाइड भी यूज कर सकते हो। तो सेंटेंस देखिए कितना इजी तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हो। अब नेगेटिव भी आई होप सो सभी को क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस, कि अगर प्रश्नवाचक सेंटेंस आ गया तो कैसी बनाना है। तो देखिए प्रश्नवाचक सेंटेंस के लिए दो कंडीशन है। अगर आपका सेंटेंस क्या से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है सेंटेंस? अगर क्या से शुरू होता है तो आप स्टार्टिंग में डज और डू का यूज करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, और लास्ट में आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो। और अगर क्या से वाक्य शुरू हुआ हो और नहीं भी आया हो सेंटेंस में, तो उस नहीं के लिए जो नॉट यूज करोगे वो सब्जेक्ट के बाद यूज करोगे।
लेकिन अगर वाक्य में शब्द आपका जैसे क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, क्यों हो गया, कैसे हो गया, कहाँ हो गया, इस तरीके के अगर वाक्य में क्वेश्चन वर्ड आएंगे तो डू और डज से पहले इन क्वेश्चन वर्ड का यूज करना होगा। देन उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे एंड देन मेन वर्ब का यूज करेंगे, और लास्ट में हमारे जो सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो लास्ट में ही यूज करेंगे। तो ये तीन हमारे पास कंडीशन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कि क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को सिंपल डज या डू से शुरू करना है, और जो सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आएगा उसमें पहले आपको क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगानी है, उसके बाद डज या डू अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट की सिंगुलर है या प्लूरल है, फिर सब्जेक्ट और देन बाद में मेन वर्ब। जैसे हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, तो अगर इसे बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, क्या वह किताब पढ़ता है, तो सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वह हमारा सिंगुलर होता है तो हमें क्या यूज करना है, डज का यूज करना है, डज ही। अब उसके बाद मेन वर्ब क्या है, पढ़ता है, डज ही रीड, और किताब के लिए क्या आ जाएगा, बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए जब डू और डज का यूज किया जाता है ना तो मेन वर्ब में कभी भी एस या ईएस नहीं लगाओगे, ये बस आपको ध्यान रखना। नेगेटिव में भी हमने डज या डू लगाया था, इंट्रोगेटिव में भी हम डज या डू लगा रहे हैं, तो वर्ब में हम कभी भी एस और ईएस नहीं लगाएंगे, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आप लगाओगे एस या ईएस अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस देखिए क्या है हमारे पास, वह यहाँ क्यों आती है। अब ये सेंटेंस क्या से शुरू नहीं हुआ, लेकिन इसमें बीच में क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो क्यों की इंग्लिश हम लगाएंगे, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। उसके बाद हम लगाएंगे डू या डस, वो भी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट तो सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, डस लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट शी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लड़की की बात हुई है, यहाँ लड़के की बात हुई तो वह के लिए ही लगाया था। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, आती है यानी कम, और यहाँ के लिए हो जाएगा हेयर, यानी वाई डज शी कम हेयर, ये आ जाएगा। लास्ट एक सेंटेंस और देख लेते हैं आपके एग्जाम्पल के लिए, दूध कौन पसंद नहीं करता है, तो कौन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड है, उसके लिए हम इंग्लिश स्टार्टिंग में लगाएंगे। अब यहाँ पर सिर्फ एक की बात हो रही है कि भाई दूध कौन पसंद नहीं करता है, करते हैं होता तो प्लूरल होता, तो हम हु के साथ डज लगाएंगे। अब सब्जेक्ट यहाँ पर कोई नहीं है तो हम सब्जेक्ट की जगह छोड़ के नहीं के लिए नॉट का यूज कर लेंगे, हु डज नॉट लाइक, पसंद करने को लाइक कहते हैं, और दूध के लिए क्या आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो अगर आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर इजीली पता हो तो। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, उसके सारे हमने पढ़ लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।